अपनी चल रही थी प्रायिकता, और प्रायिकता के अंदर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय तथा बेज प्रमेय, इन दो का अध्ययन चल रहा था, जिसमें आपकी 13.3 प्रश्नमाला 13.3 के सभी एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो चुके। अब इसके पश्चात 13.3 में क्वेश्चंस अपन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। एक कलश के अंदर 5 लाल और 5 काली गेंद हैं। उनमें से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तत्पश्चात उसका रंग नोट कर लिया जाता है और उसे वापस रख देते हैं कलश में। उसके बाद में निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख देते हैं। फिर यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपने पास 2 स्थिति हैं। हल करते समय आप लिखेंगे कुल गेंद 5 काली 5 लाल इक्वल 10। लेकिन यहाँ पर लाल और काली गेंद है, तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट, यदि पहली गेंद लाल रंग, तो इसकी प्रायिकता, यानी पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 5 बटा कुल परिणाम 10/1/2। तो पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता ये हो गई। अब इसके बाद में क्या हुआ कि इस रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी। इस रंग की 2 गेंद रखने पर थैले में, थैला नहीं यहाँ पर सॉरी कलश है, कलश में लाल रंग की गेंद 7 हो गई और काली 5। भाई पहली गेंद जिस रंग की थी उस रंग की निकालने के पश्चात वापस रख दी, फिर भी अपन दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, इसलिए दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, दोनों घटना अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। पहली गेंद निकाली, ये दूसरी बार निकाली, तो ये दूसरे नंबर पे निकाली। तो अब इसकी प्रायिकता होगी 7/10, 7/12, क्योंकि कुल गेंदें अब कलश के अंदर 7 और 5 12 हो गई, जबकि लाल रंग की 7 हैं, तो अनुकूल परिणाम 7। इसी तरह से स्थिति नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता था कि पहली गेंद निकाली गई और उसका रंग नोट किया गया, तो वो काली है, इसलिए इसकी प्रायिकता
प्रायिकता, यानी पहली गेंद काली होने की प्रायिकता या लाल होने की प्रायिकता 5/10, क्योंकि कलश के अंदर 5 ही गेंद काली हैं, 5 ही लाल हैं। कुल गेंद अपने पास 10 हैं तो 1/2 हुई। अब इस रंग की अपन 2 अतिरिक्त गेंदें वापस रख दी उसमें, भाई इसको तो रखेंगे लेकिन 2 और गेंदें रख दी तो काली 7 हो गई, लाल 5 ही हैं। लाल रंग की गेंद 5 ही है, इसलिए दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो लाल तो कलश में 5 ही हैं, लेकिन टोटल 5 लाल और 7 काली यानी 12, तो 5/12 हो गए। इसलिए दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, अब देखो आप लोग यदि इसको सांकेतिक रूप में लिखें तो यहाँ 2 स्थिति हैं। पहले स्थिति के अंदर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लाल रंग की गेंद होना, घटना अपन ए मान लें या ए मान लो। पहली दूसरी स्थिति में आप मान सकते हो ये घटना घटित होने के पश्चात ये घटना आप इसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो, तो ये वैसे तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों स्थितियों से भी आप निकाल सकते हो। दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता बराबर 1/2 इंटू पहली गेंद यदि लाल है तो दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता 7/12। लेकिन स्थिति सेकंड के अनुसार ये ऐसा भी हो सकता था, पहली गेंद काली होने की तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता 5/12। दोनों को गुणा करते हैं, 7/24 प्लस 5/24 लघुत्तम 24, 7 + 5 12/24 या 1/2। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इसका उत्तर होगा 1/2, दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। वैसे आप संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पर ये लिख लेना, पहली गेंद का लाल अथवा काली होने की प्रायिकता या घटना ए और बी मान लेना, तथा दूसरी गेंद का लाल रंग की होना घटना ई मान लेना। तो पहले नंबर पे पी ए का मान आपके पास होगा 1/2 लाल रंग के, लेकिन जब ये घटना घटित हो गई फिर भी दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता होगी आपके पास 7/12। जब आपके पास पीबी का मान भी 1/2 है, जब भी दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो ये आपके पास हो गई 5/7। तो ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से आप निकाल सकते हो पी का मान। पी बराबर आप ये सूत्र लगा सकते हो, PA इंटू PE/A प्लस PB इंटू PE/B। इस सूत्र का प्रयोग करके आप संपूर्ण प्रायिकता, लेकिन समझने वाली बात यह है कि PA का मान ये होगा PE/A का। ए का मतलब पहली गेंद का लाल होने, बी का मतलब पहली गेंद का काली होना,
और दूसरी गेंद चाहे स्थिति फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, लाल रंग की होना घटना ई है। तो ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आपके पास ये उत्तर होगा। ये मैंने हिंदी लैंग्वेज में किया है। अब इसके पश्चात आगे के जितने भी प्रश्न हैं ये सब लगभग 99% इसमें बेस प्रमेय के ही दिखाई दे रहे हैं। कोई भी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा नहीं है। तो आगे के प्रश्न और देख लेते हैं। सांकेतिक रूप में यदि आप लिखें तो इसको संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लिख लेना, नहीं तो हिंदी लैंग्वेज में ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों स्थितियों से। देखिए, पहले प्रश्न को अपन सांकेतिक रूप में यानी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए कैसे हल करेंगे वो आपको देखने में पासबुक की भाषा लगेगी, इसलिए मैं इसको अपने तरीके से अब यहाँ बताने जा रहा हूँ। माना पहली गेंद का रंग लाल होना घटना ए, और पहली गेंद का रंग काला होना घटना बी। इसलिए PA बराबर 5/10, क्योंकि कलश में लाल 5 हैं, कुल गेंद 10 हैं, और PB कलश में 5 काली हैं, कुल 10 हैं। तो दोनों की ही प्रायिकता 1/2 हो गई, PA PB की। ओके, और रंग नोट करने के बाद दूसरी गेंद लाल रंग की होना घटना, इसको मैं ई मान लेता हूं। अब अपन ये मान लें कि यदि पहली गेंद जो निकाली गई वो लाल रंग की थी, फिर उसको वापस रख दिया, 2 अतिरिक्त लाल गेंदें उसमें रख दी, तो कलश में लाल रंग की हो गई 7, कुल गेंद हो गई 12। तो दूसरी गेंद के लाल रंग की होने की घटना, अर्थात पहले नंबर पे लाल रंग आ चुका, अर्थात ये घटना ए वाली घट चुकी, फिर भी ई की प्रायिकता तो ये सप्रतिबंध प्रायिकता हुई कि नहीं, तो A/A लिखना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति में लाल 7 हो गई, कुल गेंद 12 है, तो आपका उत्तर ये हुआ। अब इसके बाद में आगे यदि अपन दूसरे नंबर पे देखें, यदि पहले नंबर पे आपके काले रंग की गेंद या काला रंग नोट किया गेंद का, उस गेंद को वापस रख दिया और इसी काले रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें रख दी, तो काले रंग की हो गई 7 और लाल रंग की रह गई 5। तो फिर भी दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता यानी इसी घटना की, प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन तो A और B में किया, पहली गेंद का रंग नोट करना प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन था, लेकिन उसके बाद में रंग नोट करने के बाद दूसरी गेंद निकालना, ये घटना प्रतिदर्श समष्टि की संगत एक अन्य घटना है जो शून्येतर प्रायिकता की है। इसलिए इसको अपन E/B। इस स्थिति में यानी B घट चुकी, पहली गेंद का रंग काला है, अर्थात ये घट चुकी,
फिर भी दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो दूसरी गेंद जब ये अपन निकालेंगे लाल रंग की, उस समय कलश में 5 ही लाल है जबकि काली 7 है, तो टोटल तो 12 हो गई, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 5/12। अब इसके बाद में अपन को क्या निकालना था, दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। अब इस प्रमेय के अनुसार पी का मान आपको ज्ञात करना है, तो अपने पास 2 घटना थी, ए वाली तो एक ही सह प्रतिबंध, ए घटित होने पर एक ही सह प्रतिबंध प्रायिकता प्लस पी बी इंटू पी ए बाई बी, ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का सूत्र लग गया। इसके अनुसार पी ए का मान 1/2, ई बाई ए का मान 7/12 प्लस 1/2 प्लस 5/12। हल करेंगे अपन तो वही लघुत्तम आएगा 24, तो ये हो गया 7 + 5 इक्वल 1/2 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसमें संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग होगा। और अब इसके बाद में सभी लगभग 99% बेज प्रमेय के क्वेश्चन इसमें आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह उसका अनुमान लगाता है, यानी गैस लगाना, तुक्का लगाना। या तो उत्तर जानता है या तुक्का लगाता है। यदि उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 हो और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 हो, तब ये मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर छात्र जब तुक्का लगाता है, उस स्थिति में सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि छात्र उत्तर सही देने पर वह प्रश्न का उत्तर जानता है। छात्र ने प्रश्न का उत्तर सही दिया, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वह प्रश्न का उत्तर जानता है। तो प्रश्न देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना उत्तर जानना, उत्तर जानना घटना, इसको अपन ए मान लेते हैं, और उत्तर का अनुमान लगाना, अनुमान लगाना घटना, इसको अपन बी मान लेते हैं। इसलिए पी ए बराबर, ये अपन को दे रखा है 3/4 और पी बी का मान दिया हुआ है 1/4। ठीक है। अब देखो, उत्तर जानता है वो भी सही उत्तर देगा, जो तुक्का मार रहा है, जो अनुमान लगा रहा है, जो गैस लगा रहा है, वो भी उत्तर सही देगा। तो यानी उत्तर का सही देना या गलत देना, इस प्रतिदर्श समष्टि ए और बी, जिससे विभाजन हो रहा है प्रतिदर्श समष्टि का ए और बी से, उस प्रतिदर्श समष्टि में एक अन्य घटना है उत्तर सही देना अथवा गलत देना। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं उत्तर सही देना, उत्तर सही देना घटना ई।
अर्थात प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन ए और बी में हुआ, जबकि जब उत्तर जानता है विद्यार्थी या अनुमान लगाता है, तुक्का लगाता है, तभी तो उत्तर सही देगा अथवा गलत देगा। उनके संगत ये एक अन्य घटना है। और प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि सही उत्तर देने की प्रायिकता, यानी विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया, ये उत्तर सही दिया तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो उत्तर जानता था। एक घटना की प्रायिकता पूछी, जबकि ये गठित हो गई तो इसका मतलब इसमें बेज प्रमेय का प्रयोग होगा। लेकिन इससे पूर्व P E/A, यदि उत्तर जानता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता, उत्तर जानता है तो विद्यार्थी का सही उत्तर देने की प्रायिकता, अर्थात घटना एक घट चुकी फिर भी E की सहप्रतिबंध प्रायिकता, तो ये तो एक हो गई। जब उत्तर ही जानता है तो सही उत्तर देना 100% सत्य होगा। इसी तरह से E/B, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, अर्थात अनुमान लगाने वाली घटना घट चुकी फिर भी सही उत्तर देने की प्रायिकता, जो कि आपको प्रश्न में दे रखी है 1/4, जबकि ये प्रश्न में नहीं देगा। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है कि विद्यार्थी ने उत्तर सही दिया, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी उत्तर जानता था। अर्थात प्रतिदर्श समष्टि के अंदर किसी घटना की प्रायिकता, जबकि उन घटनाओं के संगत कोई घटना घटित हो चुकी, तो ये बेज प्रमेय से होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे सही उत्तर देने पर विद्यार्थी सही उत्तर जानता है कि प्रायिकता, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें तो ये बेज प्रमेय से होगा। बेज प्रमेय अर्थात आपको ज्ञात करना है P E/A की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, जबकि E घट चुकी A/E ये ज्ञात कर रहा है। तो अपने पास आएगा PA डॉट E के घटित होने पर E की सहप्रतिबंध प्रायिकता। दो ही तरह की घटनाएं हैं, PA डॉट P E/A प्लस PB डॉट P E/B। इसमें मान रख दो, PA का मान 3/4 गुणा E/B का मान 1, 3/4 गुणा 1 प्लस 1/4 गुणा 1/4। कुल मिलाकर के अपने पास ऊपर आ गया 3/4, नीचे आ गया 3/4 प्लस 1/16। लघुत्तम लेके हल करें अपन तो ऊपर 3/4 नीचे 16 लघुत्तम, तो ये हो गया 12 प्लस 1, यानी 3 गुणा 16 बटा 4 गुणा 13, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 12/13 इसकी अभिष्ट उपयुक्त उचित प्रायिकता होगी। ओके, तो इसमें संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का प्रयोग नहीं होगा, इसमें बेज प्रमेय का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन करने वाली घटनाओं के संगत किसी घटना के घटित होने पर प्रतिदर्श समष्टि में किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करें तो वहाँ पर बेज प्रमेय का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार होती है,
जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त हो। लेकिन 0.5% रिपोर्ट गलत भी होती हैं, अर्थात स्वस्थ व्यक्तियों को वो रोगग्रस्त बतला देता है। यदि किसी जन समुदाय के अंदर 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं और उनमें यादृच्छिक रूप से एक व्यक्ति को चुना जाए, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति रोगग्रस्त होगा यदि उसकी रक्त जांच में ये बताया जाता है कि उसे रोग हो चुका है। ये बताया जाता है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो रोगग्रस्त होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं, माना जन समुदाय या जनसंख्या रोगग्रस्त का अर्थ है पॉजिटिव होना, घटना ए मान लेते हैं, और जन समुदाय रोगग्रस्त नहीं होना, ग्रस्त नहीं होना, घटना बी मान लें। इसलिए पीए का मान आपको दिया हुआ 0.1% बराबर, इसका अर्थ हुआ 0.1/100 मीन्स 0.001। पीबी का मान ज्ञात करें, रोगग्रस्त नहीं होना 1 - रोगग्रस्त होना, अर्थात 1 - 0.001 बराबर 0.99। पीए और पीबी, तो पीए का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, पीबी अपन को खुद को निकालना पड़ेगा अपनी समझ के अनुसार। अब इसके बाद में और जांच में रोगग्रस्त होना इस घटना को मैं मान लेता हूं ई। तो PE/A की प्रायिकता अर्थात E की सह प्रतिबंध प्रायिकता, जबकि ए घट चुकी, इसका अर्थ है कि जन समुदाय रोगग्रस्त है। तो आपको इसमें 99% दिया हुआ है कि 99% बिल्कुल ओके रिपोर्ट देगा जब रोगग्रस्त व्यक्तियों की जांच करेंगे, अर्थात इसका मतलब हुआ 0.099। फिर PE/B, अब इसका अर्थ ये है कि बी के गठित होने पर ई की सह प्रतिबंध प्रायिकता अर्थात जन समुदाय रोगग्रस्त नहीं है, फिर भी निदान यानी जांच रिपोर्ट रोगग्रस्त बताती है अर्थात गलत बताती है, तो वो है आपकी 0.5% दिया हुआ। इसमें भी अपन 100 का भाग देंगे तो 0.005। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न ये पूछा गया है कि यादृच्छिक रूप से एक व्यक्ति को चुना गया जो रोगग्रस्त है, एक व्यक्ति यादृच्छिक रूप से चुना गया जिसे जांच के अंदर रोगग्रस्त बताया गया, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वास्तव में वह रोगग्रस्त था। इस बात की क्या प्रायिकता है कि व्यक्ति रोगग्रस्त है यदि जांच में ये बताया जाता है।
तो इसका मतलब ई वाली घटना घट चुकी और फिर भी एक की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसका मतलब बेज प्रमेय से होगा। भाई विभाजन करने वाली प्रतिदर समष्टि का विभाजन करने वाली किसी घटना की प्रायिकता का मान ज्ञात करें, इनके संगत वाली घटना घट जाए तो फिर बेज प्रमेय का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे जांच में रोगग्रस्त बताने पर व्यक्ति का रोगग्रस्त होने की प्रायिकता अब देखो ये समझ के अनुसार अपन को लिखना पड़ेगा, हिंदी में इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको कि जांच में रोगग्रस्त बताने पर व्यक्ति का रोगग्रस्त होने की प्रायिकता, ये बेज प्रमेय से होगा, बेज प्रमेय से। क्यों? क्योंकि ये वाली घटना घट चुकी, कौन सी? ई वाली घट चुकी, फिर भी इसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो फिर ये बेज प्रमेय हो गया, यानी ए बाई ई। और जब इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो पी ए डॉट पी ई बाई ए, ये ऊपर आएगा बटे में, नीचे दो ही घटना है तो दोनों का इस तरह से आपको योग रूप में सूत्र लिखना पड़ेगा, प्लस पी बी डॉट पी ई बाई बी। मान रखिए ये इधर कैलकुलेट कर देता हूँ। पी ए का मान है 0.001 गुना, ई बाई बी का मान है 0.99, फिर इसके बाद में पी बी का मान 0.001 गुना 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005। अब इसको आगे अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास उत्तर इसका प्राप्त हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन करने पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 99, लेकिन 0.5 अंक पहले, ठीक है, तो 0.5 अंक पहले पॉइंट आएगा, प्लस इसको इससे गुणा करें अपन, 5 से गुणा करते हैं, 9 पंजे 45, 45 49, हासिल 4 49, लेकिन 0.33 6 अंक पहले, तो ये 6 अंक पहले पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में इनका अपन आगे हल करें, ऊपर आ गया 0.0099, नीचे अपने पास ये 5 अंक पहले पॉइंट है, इसमें 6 अंक पहले, तो आप इसमें अंत में एक 0 लगा सकते हैं, ये भी 6 अंक पहले पॉइंट हो जाएगा, फिर दोनों का योग हो जाएगा। तो अब दोनों का योग करेंगे तो 5 का 5, 9 9 18 का 8, 9 9 18 1 19, हासिल 1, 4 1 5, 0 0.0। भाई आप पॉइंट से बाद वाले अंकों की संख्या बराबर करनी पड़ती है, उसके बाद ही जोड़ घटा होगा। तो इसमें आपके पास 5 अंक पहले पॉइंट था, इसमें 6 अंक पहले, तो आप इसमें अंत में एक 0 लगा सकते हैं, तो दोनों का योग करने पर 6 अंक पहले वाली संख्या बन गई। तो अब ऊपर 5 अंक है, नीचे 6 अंक है, तो इसका अर्थ ये होगा कि ऊपर अपन नीचे का पॉइंट एक ज़्यादा 5 अंक पहले का पॉइंट हटाएंगे, यानी 990 बटा 5 9 85, ये अपने पास आ गया। फिर आगे इसको हल करेंगे तो हल करने पर कोई भी संख्या करती हो
तो आप काट लें, 5 से ये लगभग कट जाएंगी। 5 का भाग दे दो आप, 5 एकम 5, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 1, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, यानी 198/1197 आपका उत्तर हो गया। और फिर आगे और भी करती हैं, तो आगे और भी काट के देख लें आप। लगभग इसमें 9 का भाग चला जाना चाहिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 9 का भाग इसमें भी जा रहा है। देखो 3 से भी कट रही थी, 9 से भी कट रही। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, नहीं 9 तीस 27, 9 तीस 27, शेष 2 बच गया, 9 तीस 27, यानी 22/133, या भाग देके पॉइंट 2 में भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी होगी इनमें। बस आपके प्रश्न ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई वो बेज प्रमेय से होगा या संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। यदि बेज प्रमेय से होगा तो बेज प्रमेय में किस तरह से उसको व्यक्त करें, किसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता निकलेगी, कौन से घटना प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कर रही है और कौन सी प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन करने वाली घटनाओं के संगत घटना है। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो बेज प्रमेय वाले प्रश्नों में कोई विशेष कार्य आपको नहीं करना। ये कैलकुलेशन जोड़ गुणा भाग ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा इस पे अभ्यास करें आप लोग। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। देखो 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है। इस गड्डी के अंदर वैसे तो अपन जानते हैं कि 4 रंग के पत्ते होते हैं, लेकिन प्रश्न ये दिया गया है कि गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष जो पत्ते बचेंगे उनसे 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 पत्ते जो ईंट के ही हैं। तो निकाले गए, खो गए जो पत्ता खो गया उसका ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो अपन यहाँ प्रतिदर्श समष्टि यानी पूरे 52 पत्तों को 2 तरीकों में विभाजित कर सकते हैं, ईंट का पत्ता होना और ईंट का पत्ता नहीं होना। खोया हुआ पत्ता ईंट का होना, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं होना। तो अपन यहाँ मान लेते हैं सबसे पहले कि माना खोया हुआ पत्ता ईंट का होना घटना ए, और खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं होना ये घटना अपन बी मान लेते हैं। इसलिए PA बराबर, अब देखिए गड्डी में कुल 52 पत्ते हैं। 52 में से ईंट के 13 हैं, 13 में से कोई सा भी पत्ता खो सकता है, तो अनुकूल परिणाम 13/52। अन्य पत्ते 39 होते हैं, 39 में से कोई सा भी पत्ता खो सकता है, तो 39/52। अर्थात PA की प्रायिकता 1/4 हो गई और PB की प्रायिकता 3/4 हो गई। इन 2 घटनाओं की प्रायिकता हो गई, यानी पूरी गड्डी को हमने 2 घटनाओं में विभाजित कर दिया, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन AB में हो गया। अब इसके बाद में आगे अपन को जो उत्तर निकालना है उसके अनुसार
यहाँ पर ये कह रहा है कि खो गया पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता। तो अब अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि पत्ता का ईंट का होना घटना ई मान लिया। कोई भी पत्ता ईंट का हो तो उस घटना को ई मान लिया। खोया हुआ पत्ता ईंट का है वो घटना ए है। जो पत्ते खो रहे हैं गड्डी में से उनकी घटना अलग है। खोना नहीं खोना, किसी भी रंग का खोना या नहीं खोना, और यहाँ पर ईंट का पत्ता होना ई है। तो यदि अपन ये मान लें, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। गड्डी में से पहले एक पत्ता ईंट का खो गया और फिर अपन 2 पत्ते निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 2 पत्ते लगातार निकाल रहे हैं। और जो लगातार पत्ते निकाले अपन ने वो ईंट के पत्ते निकाल रहे हैं। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे अपन। 2 पत्तों का ईंट का होना। चलो इस घटना को ईंट का नहीं करके आप ये लिख लो, 2 पत्तों का ईंट का होना घटना ए। तो इसका अर्थ हुआ कि ए आपकी घट चुकी, फिर भी ई की प्रतिबंध, अर्थात ईंट का पत्ता खो गया। 13 में से एक पत्ता खो गया तो कुल पत्ते ईंट के 12 बचे और गड्ढे में कुल 51। तो पहला पत्ता निकालेंगे तो 12 में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन 51 उसके कुल घटना, अनुकूल 12। दूसरा पत्ता निकालेंगे, एक पत्ता निकल गया तो अब 50 बचे गड्ढे में, लेकिन ईंट के 11/50। इसी तरह से पी ई वाई भी, यानी ईंट का पत्ता नहीं खोया। ईंट के तो 13 के 13 ही हैं, तो अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम 51। अन्य पत्ते एक खो गया। इसको निकालने के बाद दूसरा पत्ता तो ये 12/50 हो। लेकिन अब अपन को क्या निकालना है कि 2 पत्ते ईंट के निकालने पर खोया हुआ पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता। अब ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता अपन को निकालनी है। अर्थात ये वाली घटना घट चुकी, फिर भी ये घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो यहाँ बेज प्रमेय का ही प्रयोग होगा। तो बेज प्रमेय से, अब बेज प्रमेय से अपन एक ही प्रायिकता याद करेंगे जबकि ई घट चुकी। तो सूत्र अपने पास होगा पी ए डॉट पी ई बाई है। तो फिर पी ए डॉट पी ई बाई है प्लस पी बी डॉट पी बी घट चुकी। तो यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर, बेज प्रमेय पर आधारित जितने भी प्रश्न अपन कर रहे हैं उन सब में अधिकांश में प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन 2 ही घटनाओं में हो रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं 2 घटना, क्योंकि हमने ऐसे ही प्रश्न इसमें से लिए जिनमें 2-2 घटना है। लेकिन 3 घटना भी हो सकती हैं, 4 भी। 3 हो 4 हो तो यहाँ पर नीचे 3 ही आएंगे योग में। 4 हैं तो चारों घटना इसी क्रम में, और जिसके प्रायिकता ज्ञात करोगे वो तो ऊपर रहेगा। अब इसके बाद में इसमें मान रख दीजिए। पी ए का मान कितना है 1/4। ए बाई ए का मान 12/51 गुणा 11/50 बटा 1/4 गुणा 12/51
गुणा 11/50 प्लस 3/4 गुणा 13/51 गुणा 12/50। अब इसको आगे कैलकुलेट करें अपन तो अपने पास इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी अभिष्ट इसकी प्रायिकता प्राप्त होगी। अब इसकी कैलकुलेशन अपन निम्न प्रकार से भी कर सकते हैं हम, जैसे ऊपर है 1/4 गुणा 12/51 11/50। यहाँ पर ये दो पद हैं, दोनों में से देखिए 1/4 कॉमन, 1/51 कॉमन और गुणा 12/50 भी कॉमन। ये कॉमन ले सकते हैं, 12 ऊपर से कॉमन आ रहा, 50 नीचे, तो यहाँ पर इसमें तो बच गया 11, इसमें बचा अपने पास प्लस 3 गुणा 13। ओके, यहाँ पर जो संख्या कटती हैं उन्हें काट दीजिए। ऊपर अंश में 12/50 से 12/50 पूरा कट गया, 51 और 4 अपना कट गया। अब शेष अपने पास बचा 11 नीचे 11 + 39 या 11/50। अब 50 का भाग इसमें देंगे तो हमें अभिष्ट उत्तर इसका प्राप्त हो जाएगा। पॉइंटों के अंदर तो पॉइंटों में निकालना हो तो पॉइंटों में निकाल लें, नहीं तो ये कैलकुलेशन कर लें। यहाँ पर देखिए कॉमन लेना, ये आपके समझ में आना चाहिए। यदि ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग जैसा तरीका आप जानते हो, जैसे जोड़ गुणा भाग आप जानते हो, जो भी लघुत्तम गुणा भाग कटना पिटना जो भी, वो आप खुद स्वयं अपने हिसाब से करें। वैसे देखो मैंने तो 1/4 दोनों में है, 1/51 दोनों में है, 12 दोनों में है, बटा 50 दोनों में है, तो ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इसमें 11 बचा और इस पद में 3 गुणा 13 बचा, ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे सेम संख्या कटेंगे। देखिए 1/4 से 1/4 कट गया, 12 ऊपर है नीचे 50 है, तो 12/50 ऊपर नीचे का कट गया। 1/51 मीन्स 1/51 भी कट गया। अब 11 ही तो बचा ऊपर, 11/11 + 39 यानी 11/50 अपना आंसर हो। तो इस तरह से अपन इस प्रश्नमाला 13.3 के अंदर बेज प्रमेय के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शेष प्रश्न इस प्रश्नमाला में 13.3 के अंदर आप लोग निकाल के देखना, फिर भी कोई प्रश्न नहीं आए तो वो प्रश्न आप लोग पूछ लें।